हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे से आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो कि हमारा अप्रॉक्स 1 आवर का लेक्चर था, जिसमें हमने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर किया है और उसमें जितना ही मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा है वो ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा ही सिलेबस मैंने कवर अप कर लिया। उसमें आप उतना पढ़ लेते हो अगर, सो यकीन मानो आपको केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में मिस नहीं होने वाला। मैंने हर एक टाइप का टॉपिक उसमें कवर अप कर लिया और हर एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको भी मैंने उसमें कवर अप कर लिया है। ओके, तो उसी के साथ हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। वैसे मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट ईयर पढ़ाया था, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप फिर से बता दीजिए एक नए सिरे से, तो इसलिए इस ईयर के लिए स्पेशली ये वीडियो होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और ये भी वन शॉट लेक्चर के टाइप ही होगा। जैसा हमने पूरा एक लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट किया था, वैसे इस एक लेक्चर में पूरा हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, पहले ये जान लेते हैं एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है और एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। थोड़ा सा झलक देखते हैं इसका। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, हमें इन 5 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास NH3 जिसका नाम है अमोनिया। उसके बाद H2H जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद N2 यानी कि नाइट्रोजन, इन्हें हम जानते हैं। उसके बाद हमारे पास HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, देन H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन 5 के बारे में पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है सर इन 5 के बारे में? तो इन 5 के बारे में हमें ये चेक करना है कि भाई इनका प्रिपरेशन मेथड क्या है, यानी कि हम इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो बेसिकली लैब यानी कि लैबोरेटरी से मिली हुई चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें हम लोग लैबोरेटरी में किया करते हैं, यानी कि जो हम कंपाउंड्स बनाते हैं लैबों में यूज़ करके, कुछ के एलिमेंट्स को कुछ इसको यूज़ करके, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो डाटा कलेक्ट होता है कि हाँ अगर हमने इस कंपाउंड इससे रिएक्ट कराया, ये कंपाउंड इससे रिएक्ट करेगा तो कुछ ऐसा रिजल्ट हमें मिलेगा। वो डाटा ही एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो आपको इतना क्लियर हो रहा है क्योंकि डाटा का यहाँ पर बात हो रहा है, तो भाई डाटा तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा तो हम जाके खुद बना नहीं सकते। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई हाँ अमोनिया जो है ना बेसिक नेचर में है, अगर अमोनिया को मैं कोई मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो क्या करेगा अमोनिया, वो जो मेटल ऑक्साइड होगा उसमें से मेटल और ऑक्साइड दोनों को वो अलग अलग कर देगा। तो ये चीज तो हमारे लिखित रूप में हमें मिली है। तो एज इट इज जो हमें बताया गया है इस इंफॉर्मेशन को हमें याद करना होगा, क्योंकि हमारे पास तो ना तो समय है ना ही रिसोर्सेस है जो हम इन सारी चीजों को जा करके हम वहां पे एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या एक्चुअली में जब हम अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं मेटल ऑक्साइड से तो क्या मेटल और ऑक्साइड अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं। बट ऐसा रियल में होता है, बट हमारे पास चूंकि ना ही रिसोर्सेस है और ना ही समय है जो हम इन सारी चीजों को कर पाएंगे। इस वजह से जितना भी डाटा हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलता है हमें उनको मेजरली तो याद ही रखना पड़ता है। और अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सिर्फ अगर क्लास 10th की बात करता हूँ, जितने भी आपको दिए गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो एक सिंपल डाटा है जिसको आपको मेमोराइज कर लेना है और कुछ भी उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। आपको करना क्या है इसमें, तो सबसे पहला चीज तो हम पढ़ेंगे भाई उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे और उसको इनडायरेक्टली हम लोग मेमोराइज करेंगे। ऑटोमेटिक बताऊंगा, बहुत आसानी से मेमोराइज हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, यानी कि अमोनिया का भाई कलर कैसा है, उसका रंग कैसा है, दिखता कैसा है, छू सकते नहीं छू सकते, ये सारी चीजें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में ये जानेंगे कि भाई ये जो हम पढ़े कंपाउंड ये क्या एसिड है, क्या है बेस है, ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया अभी कि अमोनिया को अगर हम मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो मेटल और ऑक्साइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी, ये चीजें हमें जाननी होती है। ओके, तो क्या सर 5 का हमें जानना है? नहीं, हमें सिर्फ इन 3 लोगों का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी तीनों पढ़ना है। बाकी जो हमारा नाइट्रिक एसिड है एंड जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका हमें सिर्फ प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। और इनको जो प्रिपेयर करते हैं उसका एक नाम दिया गया, प्रिपरेशन मेथड का नाम ऑस्वाल्ड प्रोसेस और इनका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूरा लिखिए कैसे होता है एंड ऑस्वाल्ड प्रोसेस के बारे में पूरा का पूरा लिखिए। और यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कपड़ा कहाँ है जिससे मैं इसको साफ करूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी एडजस्ट करते हैं, इसको हटाया जाए। एक काम कीजिए, इसको आप उतार लीजिएगा या फिर जो भी आप करना चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम हटा के आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे अपने अमोनिया के साथ। देखते हैं कि अमोनिया को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एंड देन उनका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो अमोनिया का जो प्रिपरेशन होता है, लैबोरेटरी की बात करें हम लोग लैब में जो अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए वो हमें देखना होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ओके, हेडिंग डालिएगा, कॉपी कलम जो नहीं निकाले वो निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। होप से यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया वो पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। तो कॉपी कलम निकाल के हेडिंग डालिए और नोट करना शुरू कीजिए। नोट्स मैंने बनाया है, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, बट आपके लिए बेस्ट होगा कि आप खुद नोट्स बनाइए लेक्चर देखते देखते,
क्योंकि ये आप ऐसा जब करोगे तो लेक्चर से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, और जो आप लिखोगे वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और इन सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ना आप खुद का बनाया हुआ नोट्स ही बहुत बेस्ट होता है। ओके, सो देखो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। सो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक होता है अमोनियम क्लोराइड यानी कि उसको बोलते हैं NH4Cl, आप पूरा नाम लिखते चलोगे अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl का पूरा नाम अमोनियम क्लोराइड। एंड दूसरा हमें यहाँ पे जरूरत पड़ता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको भुजा हुआ चूना भी बोला जाता है उर्दू में, ठीक है। सो हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं सिंपली, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड चीज। तो जब भी आप ऐसे लिखो, नोट्स में मैंने लिखा है कि जब भी हम लोग तजुर्बा गाह में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपस में तामुल कराते हैं तो हमें यहाँ से अमोनिया हासिल होता है। ओके, तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिएक्शन दिखाएंगे, ये हमारा रिएक्शन का पार्ट है। ये आपका ऐसे आपको एग्जाम में कैसे लिखा है ना, हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, पहले लिखेंगे केमिकल्स रिक्वायर्ड, उसमें इन दोनों का नाम लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे रिएक्शन, क्या होता है जब ये लोग अपना रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों आदमी रिएक्ट करेंगे। तो एक चीज हमें कंफर्म है कि यहाँ से क्या मिलना है, अमोनिया तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद लेकिन इतने सारे लोग तो और यहाँ से NH4 था तो NH3 अलग हो गया पता चला, बाकी HCl से ये लोग कहाँ जाएंगे। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट और निकलता है, एक हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और तीसरा हमारे पास है आपका पानी यानी कि H2O। तो ये तीन लोग यहाँ से निकलते हैं, इनको बैलेंस हमें करना होगा क्योंकि ये दोनों साइड में बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, देन यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे जो मेन है ना हाइड्रोजन यानी कि वाटर, सॉरी हाइड्रोजन का ही यहाँ पर मेन प्रॉब्लम हो रहा था। देखो अभी भी देखो शायद बैलेंस नहीं होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हटा देते हैं इसको, डायरेक्ट करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 4 तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, बट यहाँ पे 3 तो 5 ही हाइड्रोजन है, उनको बैलेंस करना होगा, इसलिए मैंने पहले इसको 2 दिया, इसको 2 दिया। उसके क्या हुआ, यहाँ से 2 चौके 8 है तो 10 हो गया, यहाँ पे 2 3 6 हुआ, सिर्फ यहाँ पे 4 है तो 2 और दे दो, हो गया, दोनों के साइड में 10-10 हाइड्रोजन। ये क्लियर है? ओके, तो सिंपल ये हमारा मेथड है अमोनिया प्रिपेयर कर लेने का। और ये क्या है सर, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इन लोगों को बोला जाता है बाई प्रोडक्ट या फिर साइड प्रोडक्ट। ओके, इनका प्यारा सा नाम है, या तो बाई प्रोडक्ट बोलेंगे या फिर हम इनको साइड प्रोडक्ट बोलेंगे। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जो कि हमारा है अमोनिया, ये हमने प्रिपेयर कर लिया। तो क्या यही एक मेथड है सर प्रिपरेशन का? नहीं, इसके अलावा और भी है, मतलब मेथड यही है। हम क्या कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड की जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं सर? तो अगर हम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की जगह पे हम अमोनियम का एक सल्फर वाला सॉल्ट आता है यानी कि अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं। हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं NH4SO2। ओके, 1 मिनट, NH4 अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला ऐसा होता है NH4 का होल ट्वाइस एंड देन आपके पास आएगा SO4। ठीक है, हम इनको यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे, बट उस केस में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेते, हम पोटाशियम ऑक्साइड लेते हैं। यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। सो इनको भी हम यूज करेंगे तो वही होगा। यहाँ पे जगह बचा नहीं है, बट हम ऐसे एरो देके हम लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अमोनिया आना है, देन अमोनिया आया तो सर जैसे वहाँ पे बाई प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पे भी निकलेगा। सो बिल्कुल यहाँ पे बाई प्रोडक्ट आने वाला है। वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड था, बट यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा K2SO4 यानी कि पोटासियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ से तो SO4 ही है, जो एक्स्ट्रा आएगा ये दोनों आपस में तालमेल बनाएंगे। और बाकी पानी इज कांस्टेंट, पानी यहाँ पे आना है। अब इसको आप बैलेंस कर लोगे, बहुत आसान सी चीज़ है, मुझे उम्मीद है बैलेंस करके बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या होना चाहिए रिएक्शन, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट टैग करके बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यही है हमारा सिंपल सा मेथड, बस इतना ही आपको लिख के आना है, आपका प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और चीज़ हमें और करनी होती है कि ये जो अमोनिया हमें मिलता है, इस अमोनिया में मॉइस्चर होता है। अब मॉइस्चर यानी कि नमी, सिंपल सी बात है, मतलब पानी, सिंपल लैंग्वेज जो बोलूंगा तो पानी यानी कि वाटर। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ क्वांटिटी में नमी इनके साथ कैद होकर आती है, तो हमें पानी नहीं चाहिए होता, हमें प्योर अमोनिया गैस चाहिए होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए अमोनिया को ड्राई करते हैं। ओके, क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई कैसे करेंगे, ड्राई करने के लिए हम यूज करेंगे एक ड्राइंग एजेंट। ओके सर, ठीक है। सो ड्राई करने के लिए हम यूज करेंगे, अमोनिया के साथ होता है मॉइस्चर यानी कि पानी, कुछ नमी होता है, उसको हम लोग ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए लेते हैं ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट कौन सा लेंगे सर, ड्राइंग एजेंट लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आपसे पूछा जाता है कि अमोनिया के लिए एज ड्राइंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल होता है, तो वो इस्तेमाल होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों ड्राई करते हैं, क्योंकि उसके पास पानी होता है, कुछ ना कुछ आ जाता है। ठीक है, क्या लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावा आपसे सवाल पूछेगा कि भाई हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड को क्यों नहीं ले सकते, नोट डाउन करोगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दूसरा हमारे पास है ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तीसरा हमारे पास आता है फास्फोरस पेंटॉक्साइड जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं P2O5। तो इन तीन लोगों को एज अ ड्राइंग एजेंट हम नहीं लेते हैं अमोनिया के लिए। क्यों, क्योंकि इन तीनों का ना कुछ अलग अलग मैटर है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मामला है कि सल्फ्यूरिक एसिड ना अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना देता है वापस से।
ये हमने लिया ना अमोनियम सल्फेट एज सॉल्ट, तो अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराया तो ये वापस अमोनियम सल्फेट बना देगा, तो हमें क्या फायदा हुआ, अगर हम उसको ले लेंगे तो वापस तो वहीं चला जाएगा, हमारा अमोनिया लॉस्ट रहता है, इसलिए हम नहीं लेते हैं। दूसरा, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है कि अमोनिया को पूरे तरीके से अपने अंदर जब्स कर लेता है। तो अगर हमने अमोनिया को ड्राई करने के लिए इसका यूज किया तो ये क्या करेगा ना, अमोनिया को अपने अंदर पूरे तरीके से जब्स कर लेगा, सोख लेगा, तो हमारा तो लॉस हो गया, वो हम चाहते नहीं है। तीसरा हमारे पास है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का भी वही मामला है, ये हमारा अमोनियम फॉस्फेट बना देता है। ओके, समझ लो चीजों को, अमोनियम फॉस्फेट बना देता है। मैं रिएक्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको आप लोग उतारिए, मैं यहाँ पे रिएक्शन भी लिख दूंगा। ओके, जल्दी से उतारिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए आज हमारा हाथ से ही काम चलेगा, क्योंकि कपड़ा तो हमें मिल नहीं रहा है फिलहाल के लिए। ओके, चलते हैं ऐसे ही फिलहाल, आगे देखते हैं। सो मैंने आपको एक सिंपल सा चीज बताया कि जब हमने अमोनिया को रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो उसने क्या किया, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट बना दिया। कैसे सर, देखते हैं। ओके, सो हमने लिया अमोनिया, प्यारा सा हमारा अमोनिया, अभी अभी हमने इसको बनाया और हमने उसको बोला सल्फ्यूरिक एसिड अब जा चल जा भाई, सल्फ्यूरिक एसिड आया, उसका फायदा उठा लिया। बोला करना क्या, कुछ नहीं करना, यहाँ से अमोनियम सल्फेट सॉल्ट बना देना, यानी कि NH4 होल ट्वाइस SO4। देखो ये वही वापस बन जाता है हमारा, तो ये तो हम लेंगे नहीं ना, इसलिए नहीं यूज किया जाता है, सिंपल से रीजन। ये एक वाला हुआ। दूसरे पे मैंने आपको बताया था कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वो अपने अंदर जब्स कर लेता है। कैसे जब्स करता है वो देखते हैं। CaCl2 हमने उसको लिया, रिएक्ट कराया अमोनिया से, यानी कि NH3 से। अब NH3 बेचारा मासूम, उसे कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है, इसने बहला फुसला के उसको अपने अंदर ले लेगी, इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बनाता है। डॉट है ना, डॉट मैंने वो उसके साथ अटैच हो गया, डॉट 8NH3 वो बना था, इसलिए हम लोग बैलेंस करने के लिए इस साइड पे 8 दे देंगे, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 दे दिया गया था। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है, देखिए तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि अमोनिया जो हमारा है, हम अमोनिया को क्या करते हैं, ड्राई करने के लिए हम यूज करते हैं P2O5। तो P2O5 जो हम यूज करते हैं ना, तो P2O5 एक काम और करता है, वो अपने साथ पानी भी लेके चला आता है, मतलब पानी भी वहाँ पर रिएक्शन में यूज होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास बनता है अमोनियम फॉस्फेट, यानी कि वो होगा हमारे पास NH4 होल ट्राइस PO4, और इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ प्यार से 2 देंगे, यहाँ पे हम प्यार से 6 देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्यार से इसको 3 देंगे। आप चेक कर लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारा हमारा यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। ये हो गया हमारा, इसका नाम है हमारे पास अमोनियम फॉस्फेट। तो ये रीजन से भैया इन लोगों के साथ हम नहीं रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं कि अमोनिया का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। देखो कि अमोनिया का पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारा कलरलेस होता है। इस साइड से लिखते हैं, इंग्लिश की बात हो रही है। पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि ये हमारा कलरलेस होता है। दूसरा, ये हमारा नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, हालांकि ये वीक बेस है, बट ये नेचर में बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। बट नोट करके लिख लोगे कि भैया अमोनिया वीक बेस है, क्योंकि आगे चल के ये भी काउंट होने वाला है। तीसरा, लाइटर देन एयर, तीसरा पॉइंट, यानी कि हवा से हल्की होती है। अच्छा सर ठीक है, लाइटर देन एयर, हवा से हल्की होती है। इससे हमें क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं, बट जान के रखना है। चौथा में क्या है, पानी में तेजी से हल हो जाती है, तो पता ही हमें पानी में बहुत तेजी से हल होती है, इसलिए अगर अमोनिया कहीं पे लीक हो जाता है तो सबसे पहला सुझाव ये दिया जाता है कि भैया वहां उस पोजीशन पे जितना हो सके पानी का छिड़काव किया जाए, क्योंकि पानी क्या करेगा, पानी में अमोनिया सोलूबल है, जल्दी जल्दी पानी में वो घुल जाएगा। तो हाईली सोलूबल इन वाटर, हाईली सोलूबल इन वाटर, हाईली सोलूबल इन वाटर, पानी में बहुत ज्यादा ये सोलूबल हो गया। ओके चलिए ठीक है। पांचवा हम क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास लिक्विड अमोनिया है, अमोनिया ऐसे गैस में होता है, बट अगर हमने लिक्विड अमोनिया हासिल कर लिया, अब उसको लिक्विड में कन्वर्ट हम कर ही लेते हैं, तो लिक्विड अमोनिया को हम प्यार से बोलते हैं लीकर अमोनिया। याद रखोगे, पूछता है कि लीकर अमोनिया क्या है, तो लिक्विड अमोनिया को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, लीकर अमोनिया। चलिए इतनी चीजें उतारी हैं, फिर हम लोग मिटा के आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। सो होप सो यहाँ तक आपने इसको उतार लिया होगा। मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। देखिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, एक्चुअली मेरे आसपास बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, जिस वजह से मेरा कंसंट्रेशन काफी बिगड़ रहा है पढ़ाने में, जिस वजह से ना जो बोल रहा हूँ कभी कुछ और बोल दे रहा हूँ, कभी जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिएगा इन चीज़ों को। सो मैंने आपको सिंपली एक चीज़ समझाया कि भैया ये क्या कहता है, जो रेड लिटमस पेपर होता है हमारा, वो उनको ब्लू कर देता है, ये आपको याद रखना होगा। दूसरा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड, यानी कि हमारा कॉपर मेटल है, ये हमारा ऑक्साइड है, तो जब कॉपर ऑक्साइड हम जब रिएक्ट कराएंगे अमोनिया से, तो वो क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड में से मेटल अलग कर देगा, ऑक्साइड अलग कर देगा। इससे क्या होता है कि हम लोग मेटल, प्योर मेटल हम हासिल कर सकते हैं, मतलब फ्रीली मेटल हमें मिल जाएगा, ऑक्साइड से वो फ्री हो जाएगा। होता क्या है, सिंपली मेटल ऑक्साइड का कॉपर अलग होगा और नाइट्रोजन का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन इसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर, इसके बाद हमें पानी निकलेगा बाहर, क्योंकि ऑक्सीजन जो यहाँ से था ना, ऑक्साइड वो अकेला नहीं निकलता, वो पानी के शक्ल में निकलता है। और ये एक चीज और इससे साबित होता है,
कि अमोनिया के पास नाइट्रोजन है। ओके, अगर आपसे ये बोला जाए कि प्रूव दैट अमोनिया हैव नाइट्रोजन, तो ये आप सिंपली साबित कर सकते हो इससे, इस रिएक्शन से कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो भाई कॉपर तो निकलने ही वाला है, साथ में नाइट्रोजन निकलेगा। तो नाइट्रोजन अगर इस रिएक्शन में निकल रहा है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन अमोनिया के पास है, इससे साबित होता है ये चीज। दूसरा हम चलते हैं, दूसरा एक और सिमिलर एग्जांपल लिया गया है, लीड ऑक्साइड, पीबी यानी कि लीड होता है, ठीक है। पीबी अगर किसी को ना मालूम हो, नोट करके रख लीजिए, लीड का सिंबल होता है पीबी। ओके, सो इसको हम रिएक्ट करेंगे वही 3Pb प्लस 3H2O एंड देन N2 यहाँ से भी निकलेगा। अब दोनों में कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो इसके लिए कि हाँ भाई अमोनिया के पास नाइट्रोजन होता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो कभी कभी ट्रिक कर देता है। तीसरा हमारे पास पढ़ना है कैटलिक ऑक्सीडेशन। अब कैटलिक, जब कैटेलिटिक नाम हो रहा है ना, तो कैटलिटिक मतलब कैटलिसिस होता है, तो यहाँ पे एक कैटलिस्ट तो आएगा ही आएगा। कौन सा कैटलिस्ट आएगा, यहाँ पे आप कैटलिस्ट के तौर पर यूज करेंगे प्लैटिनम, उसका सिंबल है Pd। ओके, देन ऑक्सीडेशन का बात हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का तो रोल होना ही होना है। तो हम क्या कहते हैं, ये जो अमोनिया है इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे हमारा होता है प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है, पानी मिलता है, बस सिंपल। ऑक्सीडेशन हो गया मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन का एंट्री होगा, यही तो ऑक्सीडेशन का मतलब है। और हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीडेशन का एंट्री होगा, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन का एंट्री हो गया, सिंपल सा बात है। उसके बाद हमारे पास है एक्शन ऑफ मेटालिक सॉल्ट। बहुत से मेटालिक सॉल्ट हमारे पास, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक मेटालिक सॉल्ट है। तो क्या होता है, ये जो हमारा फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अब रिएक्ट करते हैं, सिंपली हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक। ये भी एक सॉल्ट है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड भी। एंड देन ये हमारे पास आपका सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट, ठीक। ये सारी चीजें, तो यही चीजें आपको बेसिक प्रॉपर्टीज में याद रखनी है अमोनिया के बारे में। मोरलेस जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी के अंदर से बनते हैं, और मैंने कुछ आपको टाइप्स भी समझाने की कोशिश की। इसको जल्दी से उतारिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देन हम आगे चलेंगे इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड के पास। ओके, बट उससे पहले छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता दूंगा वो आप कर लीजिएगा। वो क्या आपको करना है, लिकर अमोनिया मैंने पढ़ा दिया, आपको एक काम करना है, आपको यूजेस ऑफ अमोनिया पढ़ लेना, मैं नोट्स में दे दूंगा या फिर आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा, नोट्स में तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे। यूजेस ऑफ अमोनिया आपको पढ़ लेना है। दूसरा आपको क्या काम करना है, दूसरा आपको यूजेस ऑफ यूरिया पढ़ना है कि यूरिया कैसे यूज करते हैं, यूजेस ऑफ यूरिया। 1 मिनट, यूजेस ऑफ यूरिया, यूरिया कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। सेम वही मेथड यहाँ पर है, तो वो हम बात नहीं करेंगे अभी। ये दो चीज आपको पढ़ लेना और याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वहां से सवाल आते हैं 1-2 नंबर्स के, जो इजी लगे आप याद कर लोगे। फिलहाल मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सो अभी तक हमने पूरे तरीके से जो हमारा पहला चीज यानी कि अमोनिया, उसके बारे में स्टडी कर लिया है। उसके बाद हमारे पास अब आता है हाइड्रोजन सल्फाइड की बारी। सो वो अभी हम लोग देखते हैं। देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रिपरेशन के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक फेरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, दूसरा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम लोग फेरस सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास फेरस सल्फेट बनता है एंड देन हाइड्रोजन सल्फाइड हमें मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है। बट यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लेते हैं ये हमारा डाइल्यूट होना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, हम यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बट डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर होगा तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करेंगे, वो फेरस सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे, देन फिर क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनेगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है हमारे पास। एक तो ये कलरलेस होता है, जैसे कि अमोनिया भी कलरलेस है। दूसरा, अमोनिया पानी में बहुत ज्यादा सोलुबल था, बट ये क्या है, ये कोल्ड वाटर में सोलुबल होता है, बट हमारे पास अगर ये हॉट वाटर होगा तो उसमें इनसोलुबल यानी कि हॉट वाटर में नहीं घुलेगा। और अमोनिया क्या था, हवा से हल्का था, बट ये हवा से हमारा भारी होता है, इतना याद रखना है हमें। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए तो इनका जो नेचर होता है डाई बेसिक एसिड है ये हमारा नेचर में, एंड ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, बल्कि अमोनिया में इसका उल्टा हो रहा था, ठीक है, ऐसे भी याद रखेंगे हम। दूसरा, ये रिएक्शन करता है अल्कली सॉल्ट के साथ, और अल्कली सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके, सॉरी अल्कली सॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो सॉल्ट तो वो बनाता है बेसिकली, तो बट शायद इसी फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो मतलब अल्कली सॉल्ट यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, इसके साथ अगर वो रिएक्ट करेगा, अगर अल्कली टाइप का सॉल्ट, तो क्या कहता है, दो तरीके का सॉल्ट बना के देता है और बदले में। एक तो हमारे पास सिंपल, अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो क्या करेगा, यहाँ पर ये O को रिप्लेस करेगा और S वहां पे चला जाएगा, हमारे पास आएगा Na, जिसका नाम आप लिखो सोडियम बाइसल्फाइड, नाम लिखो सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। देन दूसरा हमारे पास है वही सेम केस, इसको हमने रिएक्ट कराया तो यहाँ पे उसने बना दिया Na2S, जिसको हम लोग बोलेंगे प्यार से सोडियम सल्फाइड, बस सिर्फ ये सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम बाइसल्फाइड, बस। तो ये इसका नेचर है भैया, ये ऐसा करता है। एक ही आदमी से अगर रिएक्ट करा तो एक ही आदमी से रिएक्ट, एक ही अल्कली
कंपाउंड से रिएक्ट करके दो तरीके का वो सॉल्ट आपको बना के दे देता है। सिंपल सा बात है। दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेशन आता है। तीसरा ऑक्सीडेशन में सिंपली क्या किया इसने, ऑक्सीडेशन देखो, ये ऑक्सीडेशन नॉर्मली ऑक्सीडेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं लेता, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेगा, लेकिन हवा या ऑक्सीजन का मौजूदगी में रिएक्ट करके वो आपको पानी देगा और सल्फर डाइऑक्साइड आपको अलग से अलग करके दे देता है, सॉरी सल्फर गैस आपको अलग से दे देता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट इनकेस अगर ऑक्सीजन या हवा मौजूद है देन वो रिएक्ट कर जाएगा उसके साथ, आपको पानी दे देगा एंड सल्फर जो आपका गैस है उसको अलग कर देगा सल्फर को। हो गया, इतने ध्यान रखना है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये एसिडिफाइड, ये K2Cr2O7 लिखा है मैंने, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन होता है। K2Cr2O7 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये हमारे एसिडिफाइड होता है, नहीं कि यहाँ पे जो हमने यूज किया वो ये नेचर में एसिडिक होता है। बेसिकली उसका जो हमारा काम करने का तरीका ऐसे ही है, वो हमारे यहाँ पे H2SO4 भी आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड है। देन हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे सिंपली क्या करता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड ना एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, सिंपली हमारा हल्का सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रिएक्ट करेगा, उसका सल्फ्यूरिक एसिड और तेजाबी इसको लेगा, यानी कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, देन यहाँ पे बना के वो आपको देगा पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन। सिंपली पोटेशियम डाइक्रोमेट था, यहाँ पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन आपको बना के देगा K2SO4 Cr2SO4 होल ट्राइस, प्लस पानी या सल्फर आपका अलग से निकलेगा। ये पूरा एक कंपाउंड है K2Cr2SO4 होल ट्राइस, ये पूरा ऐसे बना के देगा। बस यही आपको समझना है यहाँ पर, और कुछ नहीं समझना है इसमें। बस और एक ही प्रॉपर्टी है, प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल सल्फाइड। सो ये चीजें मैं आपको स्क्रीन पे इजीली दिखाता हूँ, आप इसको समझ लीजिए एक बार, बहुत आसान चीज है। देखो इसमें क्या है ना कि हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही ज्यादा आपका मतलब बहुत ज्यादा मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, यानी कि मेटल के जो नमक आप कह लो वैसे भी कह सकते हो, रिएक्ट करता है। सो यहाँ पे तीन तरीके के आपके पास मेटल ऑक्साइड है, एक है कॉपर सल्फाइड, देन उसके बाद लीड नाइट्रेट, देन उसके बाद हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है। तो कॉपर सल्फाइड का सोल्यूशन यानी कि CuSO4 जो है वो जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट, सॉरी वो जब हमारा रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड से, देन हमारे यहाँ पर ना CuS बनता है जो कि हमारे पास ब्लैक कलर का होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा अलग से निकलता है। सेम दूसरे केस में देखो, इसमें हमें कलर याद रखना होता है, लेकिन गजब की बात ये है कि हमारा CuS, PbS और Ag2S जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो तीनों का तीनों ब्लैक कलर का है यहाँ पर। ये कमाल की बात है। तो ये कलर ही मेन आपको याद रखना होता है। यहाँ से आपको कलर पूछा जाता है कि जब इनका ये जस्ट फॉर एग्जांपल पूछ लेगा AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन होगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, देन क्या कंपाउंड बनेगा, ये जो कंपाउंड बनेगा उसका कलर कैसा होगा, तो बनेगा Ag2S और उसका कलर होगा ब्लैक कलर। ठीक है, सिंपल सी चीजें, उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा, बस इतना ही है। इसके अलावा मैं एक टॉपिक आपको बोलूंगा, वो आप किताब से पढ़ लीजिएगा, जो कि टॉक्सिसिटी ऑफ H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। टॉक्सिसिटी होता है, हाँ टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी यानी कि कितना जहरीला, तो जहरीला काफी है ये, क्योंकि सिर्फ 0.1% ही अगर है हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड काफी जहरीला, सिर्फ 0.1% ही आपकी बॉडी में चला गया, देन आपका काम तमाम होने में आपको समय नहीं लगेगा। होप से ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, जल्दी से उतार लीजिए इसको, देन मैं आगे बढ़ता हूँ नाइट्रोजन की तरफ। उतारिए इन लोग। तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड भी हमने पूरा यहाँ पर मुकम्मल कर लिया। हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद हमारा नंबर आता है यहाँ पर नाइट्रोजन का। सो नाइट्रोजन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग लैब में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को हम गर्म करते हैं, गर्म करके हम यहाँ पे तैयार करते हैं नाइट्रोजन। बट ये काम एक स्टेप में नहीं होता, क्योंकि जब हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे होते हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड का, तो हमारे पास पहले कंपाउंड बनता है अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। याद रखोगे इस चीज को, अनस्टेबल होता है, और सोडियम क्लोराइड हमारा अलग से निकलता है, काफी सोडियम सोडियम हो गया इस रिएक्शन में। इसके बाद हमारा अमोनियम नाइट्राइड वापस से टूटता है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, वहां पर फिक्स रहता नहीं है, वो वापस से टूटता है, देन वहां पे हमें मिलता है नाइट्रोजन। अब पानी तो हमारे पास अलग से होता है, मतलब फ्री में आ ही जाता है। इसी वजह का देखो अमोनियम नाइट्राइड चूंकि अनस्टेबल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कई बार हम लोग यहाँ पे क्या किया था, हमने सोडियम नाइट्राइड को रिएक्ट कराया अमोनियम क्लोराइड से, तो हम कई बार क्या करते हैं, हम सोडियम नाइट्राइड को रिएक्ट कराते हैं अमोनियम सल्फेट से। इससे सेम मेथड हम ये मेथड भी अगर फॉलो करते हैं तो हमें वैसे ही नाइट्रोजन मिलेगा जैसे हमें यहाँ मिलता है। यहाँ पे 2 स्टेप होगा हमारा, पहले हमने सोडियम नाइट्रेट लिया, अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट कराया, यहाँ पे हमें बना अमोनियम नाइट्राइट। ओके, देन ये भी हमारा क्या है, वही अनस्टेबल है, सेम ही मामला है। ये अनस्टेबल आदमी फिर से आएगा, नाइट्रोजन देगा, टूट के नाइट्रोजन अब पानी हमारा बना देगा। याद रखोगे, बहुत ईजी आसान याद रखना है, अमोनियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट मिल करके, सॉरी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट मिल करके पहले अमोनियम नाइट्राइट बनाते हैं। अमोनियम नाइट्राइट जो है, नाइट्राइट नहीं, अमोनियम नाइट्रेट। ओके, याद रखो NO2 अगर है यहाँ पर तो उसको नाइट्रेट पढ़ेंगे, और अगर NO3 आपको दिखता है तो उसको नाइट्राइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नाइट्रेट है,
देन वो नाइट्रेट टूट करके आपको N2 दे के चला जाएगा। इसके बाद अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज काफी सिंपल है यहाँ पर। तो इसका जिंदगी काफी ज्यादा बेरंगी बेचारे का, टेस्ट ले से कोई टेस्ट नहीं है, कलर ले से कोई कलर भी नहीं है, ऑर्डर ले से कोई मतलब ऑर्डर मतलब महक, ऑड्यूल ऑर्डर बोलते उसको, ऑड्यूलेस कोई महक भी नहीं है उसके पास। ऑलमोस्ट इनसोल्युबल है वाटर, मतलब ना के बराबर हल होता है। कभी अगर गलती से 0.1% 1% हो गया तो हो गया, बट ना के बराबर पानी में इनसोल्युबल है। नॉन टॉक्सिक है, सबसे बड़ी बात जहरीला नहीं है। स्लाइट लाइटर देने मतलब हवा से थोड़ा सा ही हल्का है, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का है बस। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ना और एक दो पॉइंट्स आपको मिल सकती है बुक्स में, बट इतना याद कर लो आपका काम बन जाएगा, बहुत इतना। उम्मीद है मेरा बोलते बोलते ही आपका याद हो गया वो सारी चीजें। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन यहाँ पे देखो, 3 रिएक्शन यहाँ पे सिंपली, एक मैग्नीशियम के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, एक कैल्शियम कार्बाइड, 4 रिएक्शन याद रखना है। जब भी वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो Mg3N2 बनाएगा। यानी कि इसका नाम अगर मैं बता दूं आपको, ठीक है बता ही देते हैं, इसका नाम हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा, ठीक है, ये भी नाइट्रेट क्यों तो N2 में बता दें, मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है बेसिकली, ये नाम लिख लो। उसके बाद हमारा N2 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सोडियम सिंपली हो तो ऑक्साइड भी खत्म निकल गया ना, डाइऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड से बना, और ये एनर्जी हमारा निकलता है 43.3 किलो कैलोरी। बट अगर एग्जाम में अगर आप ये चीज मेंशन नहीं भी करते हो, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन बताते हो, बहुत इनफ है, हो जाएगा आपका काम। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो यहाँ पे बनता है अमोनिया, और ये हमारा बेसिकली है हावर्स प्रोसेस। ओके, मे भी आपको याद हो या ना हो, इसको ही हावर्स प्रोसेस बोलते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया अमोनिया को हावर्स प्रोसेस में कैसे रिएक्ट करेंगे, तो उसमें सिंपली हमारा एक हिस्सा तो N2 है, बाकी हमारे पास यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले रखा है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन हुआ, 550 डिग्री टेम्परेचर होता है, 200 ATM प्रेशर होता है। ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हावर्स प्रोसेस के लिए। देन वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो कि 22.4 किलो कैलोरी। ओके, सिंपल सा चीज है। और नाइट्रोलियम, हाउ यू कैन प्रिपेयर नाइट्रोलियम, या फिर नाइट्रोलियम का बहुत बार ना सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो याद रखोगे इसका जो फॉर्मूला है यही है आपका फॉर्मूला, CaCN2 बनता है कैसे, जब कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaCa2, ये कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है, देखो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला CaC2 जब रिएक्ट करेंगे N2 के साथ, देन हमारा बनेगा CaCN2। सिंपल सा बात है। यहाँ से एक C हमारा बस रफू चक्कर हो जाएगा, और एक C हमें आपको देखने को मिल रहा है, देख लो अच्छे से, CaC2 है प्लस N2 है, N2 इसके पास आएगा, एक कार्बन को यहाँ से रफू चक्कर कर देगा, बस हो गया। इतना ही चीज आपको याद रखना है इसमें। इसके अलावा सर, इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है जो मैं आपको बताता हूँ साइड में, एक चीज याद रखोगे, देखो यहाँ पर आओ, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखता थोड़ा सा हम जगह मिटा देंगे, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा मिटा देंगे, एक पॉइंट और है, खत्म करते हैं ये वाला चीज हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। एक चीज नोट करोगे कि अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन जो है ना वो नॉर्मली इनर्ट है, मतलब रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, नॉर्मली ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, इनर्ट होता है। इसके अलावा N2 हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो N2 आपका एक मॉलिक्यूल है। देन N2 के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, इनके पास पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड बीच में, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप देखोगे ध्यान से तो N2 हमारा जो आदमी है, N और 2 ये आदमी, इन लोगों के बीच में ऐसा 3 इधर है 3 इधर है, इन तीनों के बीच में ऐसे बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये जो बॉन्ड होता है ये काफी ज्यादा अच्छे से बनाते हैं इसको एक बार, ये बॉन्ड जो होता है ये काफी ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है बेसिकली, ठीक है, काफी ज्यादा आपका मजबूत बॉन्ड होता है, सिंपली समझने के लिए बनाते हैं, काफी ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है। अब इस मजबूत बॉन्ड की वजह से क्या होता है, अगर हमको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा हाई एनर्जी देना पड़ेगा, काफी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हाई एनर्जी हमें यहाँ से देना पड़ेगा अपने तरफ से। इसी वजह से जो हमारा नाइट्रोजन है उसको ब्रेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, उसको ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। इनकेस अगर ये सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि पिछले 2 ईयर्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि क्यों ज्यादा एनर्जी में देना पड़ता है, फिर क्यों नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल उसको ब्रेक करना आसान नहीं है, तो सिंपल रीजन यही है कि भाई नाइट्रोजन के बीच में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बॉन्डिंग काफी मजबूत होती है, इसलिए उसको तोड़ना आसान नहीं होता है, तो उसको हमें काफी ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है ताकि वो जाकर के बॉन्ड ब्रेक हो जाए। होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। छोटा सा और चीज हमारे पास बचता है 2, यानी कि नाइट्रिक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड, उनका सिर्फ हमें प्रिपरेशन मेथड देखना है, हमारा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, फिर हम मिटा के आगे बढ़ते हैं हमारा यहाँ पर, चलिए मिटा दिया। तो देखिए यहाँ तक हमने 3 जो मेजर कंपाउंड्स हमें पढ़ने थे, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, देन उसके बाद हमारे पास आया था भी नाइट्रोजन, तीनों को हमने अच्छे से इन डिटेल स्टडी कर लिया। हमारे पास इसके अलावा 2 हमें है जो हमें मेन पढ़ लेना है, एक हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, दूसरा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, कि इन दोनों को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और इन दोनों को जो भी प्रिपरेशन मेथड में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ये इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है, लिख लोगे कि सपोज आ जाए कि हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय इंडस्ट्रियल मेथड, या फिर इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड का नाम आपको देके पूछा जा सकता है कि ऑस्वाल्ड प्रोसेस के थ्रू आप SO2 को
यानी कि सिंपली नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करके बताओ। देखो होता क्या है कि हमारे पास जो अमोनिया होता है, जो ऑक्सीजन होता है, इन दोनों को ना काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि आप टेम्परेचर देखो 750 डिग्री टेम्परेचर पर प्लैटिनम का एक गॉज बनाया जाता है सिंपली, क्योंकि प्लैटिनम का रॉड लिया जाता है बेसिकली, बट उसको काफ़ी अच्छे से ये करके, ताकि एक ऐसा समझ लो एक सीट टाइप का बना दिया जाता है, और उसके साथ ही इन लोगों को, इन दोनों का जो आपका मिक्सचर बनता है, इन मिक्सचर को उसके साथ मिला करके इस टेम्परेचर पे रिएक्ट करा देते हैं। रिएक्ट कराने पर क्या होता है, हमारा NO यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिलता है, देन पानी मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिला, ये क्या करेगा, जो हमारा एटमोस्फेयर है, तो आपको पता है एटमोस्फेयर में तो ऑक्सीजन की कमी है नहीं, तो एटमोस्फेयर में ना एक्सेस ऑक्सीजन जो हमारा मौजूद है, एक्सेस क्या मौजूद है, ऑक्सीजन गैस, उसके साथ वो रिएक्ट करेगा। सेकंड स्टेप ही है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑक्सीजन से, बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन लास्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट करा देते हैं वाटर से। अब ये जो रिएक्शन होता है, यहाँ से हमें मिल जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक एसिड, यही है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारा 3 स्टेप्स में मेथड होता है। होप सो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं भैया, सिंपली हमें बनाना तो है H2SO4, वो टारगेट। यहाँ क्या होता है कि सल्फर और ऑक्साइड मिल करके, सल्फर ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, या फिर ये जो हमारे पास है फेरस सल्फाइड, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें सल्फर डाइऑक्साइड बना के देता है। तो अब पहला स्टेप में या तो इसको दिखा दो, ओके ये काफी आसान होता है, सल्फर प्लस O2 इज इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ये दिखा दो, ये डिफिकल्ट पड़ेगा इसलिए मैं कहूँगा उसको इग्नोर ही कर देते हैं आप लोग, ये दिखा देना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन, या फिर हम खुद ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होने वाला है। बट रिएक्शन कंडीशन क्या है, वहाँ पे V2O5 की मौजूदगी होती है, यानी कि इसका नाम है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। आप नाम लिख सकते हो, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, V2O5 का नाम है हमारे पास वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 450 डिग्री, तब जाके हमारे पास यहाँ SO3 बनता है, नहीं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। देन 45.2 किलो कैलोरी हमारा वहाँ से एनर्जी भी रिलीज होता है। बट इसी स्टेप में ना एक और चीज बनता है जो हम लोग वहाँ दिखाते नहीं है, रिएक्शन में दिखाई नहीं देता, वो ये बनता है, ये H2H2O7। जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तभी हमारा ये जो चीज होता है H2H2O7, जिसको हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसका नाम ओलियम भी है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे बन रहा होता है काफी मिकदार में, जिसके अंदर 98% से भी ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यानी कि जो ये हमारा H2H2O7 है, इसमें 98% से भी ज्यादा हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमें हासिल करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका सिंपली हम रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ, देन हमें मिल जाता है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा 3 स्टेप्स है ओस्वाल्ड प्रोसेस का, 3 स्टेप्स है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। होप सो यहाँ तक अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसमें हमारा और कुछ भी नहीं बचा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसको तो आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है खत्म। सो होप सो, मुझे उम्मीद है कि लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं बना है, हाफ एन आवर से उसके आसपास ही ये लेक्चर है, जिसमें पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुकम्मल कर लिया है। सो अगर आप यहाँ तक डटे हो, आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, सारे नोट्स को बनाया है, देन मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि भैया इस चीज़ की गारंटी में ले सकता हूँ, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से स्टडी करके जा रहे हो, देन आपके इनऑर्गेनिक में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। अब फिजिक्स में मैंने ऑलरेडी आपको एक तो सीरीज दिया था फाइनल टेस्ट रिविजन का, जिससे मैंने आपको ये पढ़ाया था बिहेवियर ऑफ गैस, केमिकल कैलकुलेशन, इन शॉर्ट थर्मल फेनोमेना, एटॉमिक न्यूक्लियस, ये चैप्टर्स आपको मैंने उसमें रिवीजन करा दिए थे, 1 शॉट में ही हो गया था हमारा। देन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हमने कंप्लीट कर लिया, इनऑर्गेनिक हमने कंप्लीट कर लिया, बच गया मेटलर्जी, उस पर भी एक छोटा सा वीडियो हम बना देंगे, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में मैंने आपको सजेशन दिया जो कि कल ही वीडियो अपलोड हुआ था, हिंदी में भी मैंने आपको सजेशन दे दिया जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। अब जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में, तो इंस्टाग्राम का मैं प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, जाके पूरा जो हमारा हिंदी का सजेशन उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि वो पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आज अपलोड होने वाला है। होप सो आज ही हो जाएगा 10 बजे रात तक, या फिर कल सुबह हो जाएगा। तो हिंदी भी हमने वहाँ कंप्लीट कर दिया, इंग्लिश भी कंप्लीट कर दिया, हमारा मैथ्स भी कंप्लीट हो गया, हमने फिजिकल साइंस भी कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, हिस्ट्री जो हमने ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर रखा था, थोड़ा बहुत कसर लाइफ साइंस में बचा है। अगर लाइफ साइंस के रिगार्डिंग कुछ आपको जरूरी है जानना, तो आप कमेंट करके बताइए उस पर क्या प्रॉपर वीडियो आना चाहिए, वरना मेरा प्रॉपर प्लानिंग है इसके बाद मेटलर्जी पे वीडियो आएगा, बट कल नहीं आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आएगा आपका मैथ्स के ऊपर, जो कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं हर जो सेक्शन यानी कि अर्थमेटिक अलजेब्रा अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमारा वीडियो बनने वाला है मैथ्स के ऊपर। एंड देन आपने कहा है इंग्लिश में ग्रामर के बारे में, सो वीडियो आपको मिल जाएगा कल सुबह 10 बजे या 11 बजे दिन में, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, वो आपको बिल्कुल मिल जाने वाला है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हर एक चीज़ आपके लिए एकदम क्लियर होगी, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और जितना भी मैं एफर्ट डाल रहा हूँ आप इससे ज़्यादा एफर्ट डाल रहे होगे अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन में, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, सो
यहाँ पे लेता हूँ अभी मैं अलविदा। इसके बाद बहुत जल्द मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।